हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसको पढ़ के आपको मजा आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये एक सब्जेक्ट है जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, कंप्यूटर, क्योंकि बहुत मजेदार है। एमपीजीके की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एरिया ऐसे आते हैं जहाँ हमको रटना पड़ता है। कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को देखोगे, समझोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ज्यादा मजेदार लगेगा। तो आप देखते हैं आपको कितना मजा आता है। अगर आपको मजा आए तो हमारा जो फेसबुक है वहां पे जरूर आप रिव्यू दें, बताएं आपको कैसा लगता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको अच्छा लगता है तो अच्छा रिव्यू दें, नेगेटिव लगता है नेगेटिव रिव्यू दें, तो हमको भी पता चले कि एक्चुअली में लग कैसा रहा है। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमको तो लगता है कि हम बहुत अच्छा बना रहे हैं। भाई वो जब फिल्म बनती है तो बनाने वालों को थोड़े पता होता है कि फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं हम, वो तो बाद में जाके फ्लॉप होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का काम। और इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर की, विंडोज की और ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी काफी लंबा चैप्टर है, लंबा चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है भाई। तो शुरुआत करते हैं कहां से आया। तो ये हुआ ये कि कंप्यूटर एटिमोलॉजी पे पहुंचते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूट शब्द एक हुआ करता था जिसका अर्थ होता है गणना। तो कंप्यूट करने वाली मशीन, उसको बोल दिया कंप्यूटर। तो वैसी मशीन जो कंप्यूट करती है, यानी क्या करती है, गणना करती, वो है कंप्यूटर। तो सीधी सी बात है, गणना करने वाली मशीन है कंप्यूटर। बहुत आसान सी चीज हो गई। इसको एक चीज याद रखना, हिंदी में कंप्यूटर नहीं कहते, इसको बोलते हैं संगणक। गणना करने वाला संगणक, ये याद रखना आप। चलिए अब थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसा होता है कि हम देते हैं इनपुट, ठीक है। यहां कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम, डेटा होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम सब समझेंगे। बीच में हमारे कंप्यूटर में लगा होता है सीपीयू। इसका नाम जरूर आपने सुना, अगर आप पीसी यूज करते हैं तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपने i3, i7 माइक्रो प्रोसेसर वो सब पढ़ेंगे हम। और उसके बाद ये सीपीयू बनाता है परिणाम, और परिणाम आके पहुंच जाता है आउटपुट यूनिट पे। तो तीन मेन चीज है, एक है इनपुट यूनिट, और एक है सीपीयू, और तीसरा है आउटपुट। तो इनपुट यूनिट में क्या है, हम इनपुट करते हैं। सीपीयू क्या करता है, उसी इनपुट को लेके प्रोसेस करता है और रिजल्ट बना देता है, और हमारे जो आउटपुट यूनिट है उस पर दिखा देता है। ठीक, तो इनपुट क्या होगी, अंदर लेने के लिए, आउटपुट क्या होगी, हमको दिखाने के लिए, या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमको देने के लिए। अब एक चीज और समझ लीजिए, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी पे अंतर क्या है। सॉफ्ट कॉपी होती है जो डिजिटल फॉर्म में होती है, कंप्यूटर के फॉर्म में के अंदर रहती है। वो जैसे मान लीजिए 2 GB का डेटा, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है, जब उसको आप पेज पे प्रिंट कर लेते हो तो वो कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, चलिए ये है डेटा फ्लो, इसको कहते हैं डेटा फ्लो। आपको पता होना चाहिए, इनपुट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट में, ये होता है डेटा फ्लो। कोशिश करेंगे हम थोड़ा जल्दी चले, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा एरिया है जो व्यापक में बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वेराइटी है। तो हमको हर तरह से कवर करना, हमको केवल पटवारी का ध्यान नहीं देना, हमको लेवल इंस्पेक्टर के लेवल तक पहुंचना है कि किसी भी लेवल का कंप्यूटर है हमको बनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करिए, हम तो कर ही रहे। अब आते हैं कंप्यूटर के इतिहास को समझते हैं। भाई कहां से शुरू हुआ। तो कंप्यूटर के इतिहास को ज्ञानी लोग जो है 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक है डार्क एज, एक है मिडिल एज, और एक है मॉडर्न एज। डार्क एज तब जब शुरुआत हुई थी, कुछ ज्यादा था नहीं, उसको आप कंप्यूटर भी नहीं कह सकते। मिडिल एज में जो ऐसी चीजें बनी जिनको आप कंप्यूटर कह सकते हो, और मॉडर्न एज में बनी जो कंप्यूटर ही है। ठीक है, करते हैं बात एक एक करके। सबसे पहले चलते हैं डार्क एज में, यानी कि शुरुआत। तो जितने कंप्यूटर इस टाइम पे बने सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। ये बिल्कुल रट लो आप कि डार्क एज में, आप ईयर देख लेना एक बार, ये वाले ईयर 5000 बीसी, पहले जितना भी था 1890 एडी तक, बीसी एडी तो आई थिंक आप समझते हो यार। तो ये जो है डार्क एज में आ गए। 1890 से 1944 जो है मिडिल एज में, और 1944 के बाद अब ये 1944 क्या था, ये इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और उस टाइम बहुत तेजी से आविष्कार हुआ, हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो जो सारे कंप्यूटर थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब लाइट से चलते थे और यांत्रिक थे, घूम घूम के, जैसे पहिया घूमता है ना, मैकेनिकल कहलाता है।
यांत्रिक विधि से। तो इलेक्ट्रिक से चलते थे जितने, जैसे मान लो जो भी मोटर वोटर हो गई, सारी की सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी। डिजिटल तो दूर दूर तक था ही नहीं। ठीक, अब अबेकस से जो है शुरुआत हुई इसकी। ठीक, अबेकस हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं पहले क्या था। तो अब 5000 बीसी से शुरू हो रहा। अब 5000 बीसी ही क्यों लिया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि सभ्यता जो है लगभग 5000 बीसी के आसपास शुरू हुई। बाकी तो जब से शुरू होगी तब से जोड़ लो ना यार उसको। तो इससे पहले जो है गणना के लिए छोटे छोटे पत्थरों का करते। हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, तो जब अंपायर बनते थे तो 6 बॉल होती थी, तो 6 बॉल के लिए 6 पत्थर ले लेते थे छोटे छोटे। एक बॉल एक पत्थर इधर, दूसरी बॉल पे दूसरा इधर, तो 6 गिनने में आसानी रहती थी, भूलता नहीं था। वैसे ही गिनती करते थे वो, या तो फिर ऐसी मार्किंग करते थे। अभी भी गांवों में आपने देखा होगा कि जब भंडारा होता है, ठीक है, जब भंडारा होता है तो कुरई, अगर आप समझते हो, कुरई बोलते हैं, 3 किलो की एक होती है, उसमें आटा नापा जाता है। तो याद रखने के लिए वो ऐसे ऐसे चिन्ह बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4। अभी भी ये चलता है गाँवों में, अगर आप देखेंगे तो आप दिखेगा। ठीक है, तो वहां अभी ये गिनती के लिए पहले ऐसे यूज किया जाता था। तो ये क्या करते थे, धातुओं पे खरोच के ऐसे निशान बना देते थे। ठीक, ये हो गई। अब जो है अबेकस से शुरू हुआ डार्क एज का ये वाला चेंजिंग पीरियड। पहले तो पत्थर से चलता था, फिर अबेकस बना। अब अबेकस की जरा शकल देख ले, आपने जरूर देखा होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने नहीं देखा होगा। ये वाली चीज, ये आपने जरूर देखा होगा। ये बच्चों को खिलौनों के रूप में भी दिया जाता है और अभी भी इसका यूज होता है पढ़ाई में। ठीक, ये ऐसे नंबर, हम इनकी गिनती ये होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा चलता है। ये एक नंबर मतलब एक इकाई, ये दहाई, फिर सैकड़ा, ये सब नंबर ऐसे चलते हैं। तो ये आपने जरूर देखा होगा, मुझे पता है। अबेकस तो ये प्राचीनतम मशीन कह सकते हो आप इसको। चीन में लगभग 3000 वर्ष पहले इसका आविष्कार हुआ था। 3000 पहले मतलब 2000 तो इधर हो गया और 1000 उधर, यानी 1000 बीसी के आसपास। ठीक, तो आज भी सोवियत संघ की ले लो, जापान में ले लो, भारत में ले लो, तो प्राथमिक शिक्षा में यही सिखाया। पहली बार जोड़ना घटाना वहीं से सिखाया जाता है। इसी में बोलते हैं भाई बेटा 2 इधर बढ़ाओ, 1 घटाओ, 1 इधर कर दोगे तो कितना बचेगा। अभी भी चलता है। ठीक है, इसमें जो लकड़ी का फ्रेम होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक ऊपरी एक निचला। ऊपरी वाले को बोलते हैं हेवन और निचले को अर्थ। तो देखिए ये है हेवन और ये है अर्थ, ये भी याद रखना है आपको, हेवन और अर्थ का क्या चक्कर है। ठीक है, चलिए, हेवन और अर्थ तो समझते हो यार। अब जो है नियमित उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है कैलकुलेटर से, गलती हो गई थी कंप्यूटर में, कैलकुलेटर से तेज गणना कर सकता है भाई। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ये जो जोड़ घटाना गुणा भाग है ना, तो आप जो है कंप्यूटर नहीं बोलना चाहिए, कैलकुलेटर से तेज कर सकते हो, जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट मशीन है ये, देखने में एकदम इजी सी लगती है। ठीक है, आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपके पास कभी फ्री टाइम मिले, अभी नहीं, अभी तो पेपर की तैयारी करनी है, तो आप YouTube पे वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। उसमें सिखाया जाता है कैसे यूज करते हैं, तो मजा आ जाएगा आपको सही। ठीक, चलिए, ये तो हो गई बात अबेकस की। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो एनालॉग मशीन अब बन चुकी हैं और नेपियर बोन्स के बारे में समझते हैं। तो एनालॉग मशीन थी नेपियर बोन्स, क्या 1617 में जॉन नेपियर ने बनाई थी। कैसे बनाई? इन्होंने क्या करा कि जो हड्डियां थी, हड्डियों के छड़ों को उपयोग करके बनाया और ये गुणा करने में सक्षम था। ठीक, अब ये चूंकि हड्डियों से बनाया गया और नेपियर ने बनाया, तो नेपियर और हड्डी को अंग्रेजी में बोलते हैं बोन, तो हो गए नेपियर बोन्स। ठीक, नाम कुछ ऐसा पड़ा है, नेपियर ने बनाया, हड्डियों से बना, तो नेपियर बोन। कुछ ऐसी शक्ल है इसकी, हम आपको दिखाना चाहेंगे। नेपियर बोन्स कुछ इस तरह दिखते हैं, बहुत तेज मल्टीप्लाई करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे देखना इसका, आप चौंक रह जाओगे कि यार ये क्या था। तो पुराने लोग बहुत ज्ञानी हुआ करते थे। चलिए, अब आ जाते हैं ब्लेज पास्कल के यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहली बार कैलकुलेटर यूज हुआ है नाम, ठीक है, और इसने किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। 1642 के आसपास, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि 1642 के आसपास की बात चल रही है। उसमें ब्लेज पास्कल ने क्या करा, देखिए इनके एक पिताजी थे, अकाउंटिंग में काम किया करते थे, उनको पैसे का जोड़ना घटाने का बहुत जरूरत पड़ती थी।
तो ये हो गया, एक दिन बोले कि यार अब हम कुछ करेंगे, तो भाई ने कुछ कर दिखाया। 18 साल का था भाई, और 18 साल में इसने आविष्कार कर दिया, ये यांत्रिक कैलकुलेटर बना दिया। जरा देखें तो शकल, 18 साल में कैसा बनाया इनने, ये बनाया इनने। ये तो बहुत एडवांस फॉर्म में है, पहले बनाए रहे होंगे तो ऐसा नहीं रहा होगा, ये एडवांस फॉर्म में है इसका, पास्कलाइन जिसको हम बोलते हैं। तो ये एडिंग मशीन थी, पास्कलाइन इसका नाम दिया गया था, एडिंग मशीन पास्कलाइन, पास्कल ने बनाया, पास्कलाइन, ठीक। इसमें बहुत सारे गियर और पहिए का प्रयोग किया गया था। याद ये रखना, इसमें 10 सेगमेंट, ये जो 10 सेगमेंट होंगे, ठीक है, 10 मेन सेगमेंट रहते हैं इसमें, याद रखना, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, आप तैयार रहना। अब देखिए 1671 में क्या हुआ, 1642 में थे, अभी 18 साल के थे यार, अब तो और कुछ करेंगे ना। तो उन्होंने क्या करा कि उसमें सुधार उनने नहीं किया, हालांकि यहाँ पे एक और ज्ञानी आए, गोटफ्रेड लेबनीज, गोटफ्रेड लेबनीज नाम रख लीजिए। इनने क्या करा कि इसी में और सुधार करके, देखिए एक चीज और आप याद रखें, पहली बार किसी चीज को बनाना सबसे कठिन काम होता है, इसीलिए जॉन वॉन न्यूमन को कंप्यूटर का जन्मदाता अभी भी कहते हैं, ठीक। चार्ल्स बेवेज को कहते हैं यहाँ पे, वॉन न्यूमन ने उसका मॉडल बनाया था, बेवेज को अभी भी जन्मदाता कहते हैं, पढ़ेंगे आगे चल के। उन्होंने पहला मॉडल बना दिया था, और वे जो वॉन न्यूमन थे उन्होंने क्या करा था, उसका एक स्ट्रक्चर ऐसे ही पेपर पे बनाया था, ठीक है। तो गोटफ्रेड लेबनीज जो है इनने विकसित किया है, याद रखना आप। ये क्या था, अब ये जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा भाग करने के एबल भी हो गया, और उसका नाम रखाया गया क्या, रेकनिंग मशीन। ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ है भाई, ये है रेकनिंग मशीन, थोड़ा सा उसमें चेंज करके गुणा भाग भी करने के बाद। अब ये यूज कैसे करते हैं आप यूट्यूब पे देखना, ठीक है। चलिए रेकनिंग मशीन तक पहुंच गए। ये किसका काम था, गोटफ्रेड लेबनीज का। नाम बहुत याद रखना आप बहुत अच्छे से, क्योंकि हिस्ट्री पे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि अगर आपने इन चीजों को बड़े अच्छे से पढ़ लिया तो कुछ बचता नहीं है, आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आ जाते हैं चार्ल्स बेवेज, ठीक है। इनका डिफरेंस इंजन या एनालिटिक इंजन, इनको आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता बनाया था। वैसे कंप्यूटर के जन्मदाता वॉन न्यूमैन है, उन्होंने एक बनाया था मॉडल, ठीक। तो आधुनिक कंप्यूटर का जो जन्मदाता है ये है चार्ल्स बेवेज, क्योंकि पहली बार किसी चीज को बनाना, सोचना बहुत कठिन होता है, कुछ नया बना देना, उसमें फिर सुधार कर करके तो फिर कर लेते हैं, सुधार कर करके। देखिए मोबाइल का जब आविष्कार हुआ होगा तो अलग थी, ठीक है, उसके बाद सुधार करते करते देखिए अब कितना चेंज होता जा रहा है। तो इन्होंने कंप्यूटर आविष्कार की परिकल्पना करी थी। इन्होंने जो बनाया डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन, ये 60 जोड़ 1 मिनट में कर सकता था। अब सोचिए 60 संख्याओं को 1 मिनट में जोड़ सकता था ये चीज, ठीक है। अब यहां देखें डिफरेंस इंजन कुछ इस तरह दिखता था, ये है बड़ा हैवी सा रहता था, ठीक है। ये 60 जोड़ 1 मिनट में कर लेता था, उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी चीज थी। अभी तो भाई हजारों कर लोगे 1 सेकंड में, लेकिन उस टाइम के हिसाब की बात कर रहे हैं। अब आती है इसमें मेमोरी थी, पहली बार मेमोरी आई। अभी ऐसा होता था कि जो रिजल्ट आता था वो प्रिंट नहीं मतलब हो जाता था, उसको रख लो याद कर लो, नहीं तो फिर गया। अब इसमें मेमोरी भी आने लगी कि अब ये डेटा सेव करके रख सकता था, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। प्रोग्राम द्वारा निर्देशित और नियंत्रित था, ठीक है, इसको प्रोग्राम द्वारा चलाया गया। अब एक और चीज याद रखें कि ये प्रोग्राम किसने बनाया, इसको लेडी अगस्टा ने बनाया। इनका पूरा नाम था अगस्टा की, हम आपको एक बार शकल दिखाना चाहेंगे यार, कहीं है, ये है अगस्टा एडा, ठीक है। इनको कभी कभी लेडी अगस्टा भी कहा जाता है, आप याद रखें अगस्टा एडा, इन्होंने ये प्रोग्राम लिखा था। इस प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ रूल्स, कि मशीन को काम कैसे करना। अगर मैं एक लाइन से 10 रूल बता दूं तो पहला करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे, ऐसे करके जब 10वें तक पहुंचे तो उसको एक प्रोग्राम कहेंगे। और इसने मशीन से काम करवाया, पहली प्रोग्रामर थी अगस्टा एडा, ठीक, याद रहेगा। और पहली प्रोग्रामिंग मशीन कौन सी थी, ये डिफरेंस इंजन या कि एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अब आगे चले तो 1833 में एक अन्य मशीन बनी, ये इसी का अगला पार्ट है, बस मतलब उसी में चेंज कर दिया गया, एनालिटिकल इंजन। पहले डिफरेंस कहते थे और बाद में एनालिटिकल इंजन, और ये दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकता था। आप सोचिए कितना प्रिसाइज हो गया, दशमलव के 50वें स्थान तक।
1000 तक संख्याओं को संग्रहित कर सकता था, मतलब 1000 संख्याओं को सेव कर सकता है, 1000 रिजल्ट सेव कर सकता है। अब जो इसके निर्देश रहते थे, जो प्रोग्राम रहता था, वो कहाँ रहता था? पंच कार्ड में। ठीक, अब ये पंच कार्ड का कहां से ज्ञान निकला? जोसेफ जैकार्ड की लूम मशीन से। ये जो जोसेफ जैकार्ड थे, इन्होंने एक लूम मशीन बनाई थी, हम देखेंगे। पंच कार्ड वगैरह के भी हमारे पास शकल नहीं है, एक बार आप देख लेना अपने से। तो पंच कार्ड में ये सब था, प्रोग्राम पूरे बनाए गए थे, और जोसेफ जैकार्ड की जो लूम मशीन थी उसमें ये विचार यहां से लिए। थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये जोसेफ जैकार्ड जी थे, इन्होंने लूम मशीन बनाई थी। पंच कार्ड, पंच कार्ड आपने जरूर देखा होगा, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको इसकी शक्ल दिखा पाऊं। पंच कार्ड कुछ ऐसा। अब तो ये मॉडर्न पंच कार्ड है, ये जैसे आपने पेपर में पंच करते देखा होगा, जैसे इस वाले में आप देख सकते हैं कुछ पंच किया जा रहा है, तो ये छेद करता है एक्चुअली में। जो जैसे आपने जब फाइल बनाई होगी जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग करवाई होगी, वहां आपने देखी होगी पंच। ठीक है, तो ये पहले की जो पंच मशीन थी, ये क्या थी? इन्होंने प्रिंटिंग, जोसेफ जैकार्ड जी थे ना, ये लूम मशीन बनाए थे। लूम मशीन क्या करती थी? डिजाइन प्रिंट करने का काम करती थी। तो उसमें वही ऐसे छेद बना दिए थे उन्होंने, तो वो टच करते रहते थे तो गोल 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 प्रिंट बन जाते, तो प्रिंट बन जाते थे। तो उन्हीं का चीज इन्होंने दिमाग में लाया कि यार जब वो प्रिंट कर सकते हैं, उसको निर्देश दे रहे हैं मशीन को कि वो प्रिंट करे, तो क्यों ना मैं इसी चीज को कहीं और यूज कर लूं। और उन्होंने ये निर्देश देने वाला काम एनालिटिकल इंजन में लगा दिया, तो अब ये बहुत अच्छा काम करने लगा। ठीक, कई तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेवेज जी को एनालिटिकल इंजन बनाने का जो दिमाग आया, कहां से आया? तो ये पंच कार्ड से आया, और पंच कार्ड किसने बनाया था? जोसेफ जैकार्ड ने यूज किया था अपनी लूम मशीन में। ठीक, चलिए, इससे क्या है, आप वर्गमूल भी निकाल सकते थे और परिणाम जो है स्वतः प्रिंट हो जाता था। बहुत बड़ी चीज है, एक तो वर्गमूल निकालना और दूसरा परिणाम जो है स्वतः प्रिंट हो जाना। अब ऑटोमेटिक होने लगी है चीजें पहली बार। अब एनालिटिकल इंजन का गुण क्या है? इनपुट उपकरण, अब आप इनमें इनपुट भी दे सकते थे, संग्रहण के लिए मेमोरी भी है और आउटपुट भी है, बस सीपीयू अभी नहीं आया सही तरीके से। और सीपीयू जैसे ही आ गया वैसे ही सब क्लियर हो जाता आगे चल के, जब अब सीपीयू आ गया। ठीक है, हाँ, तो अब आगे चलते हैं। जैकार्ड की जो थी, ये जो हमारे जैकार्ड जी थे जिन्होंने लूम मशीन यूज किया, हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। ये एक्चुअली में टेक्सटाइल इंजीनियर थे। टेक्सटाइल इंजीनियर मतलब कपड़ों वाला जो काम होता है उसका एक इंजीनियर थे। तो ज्ञान लगाया इन्होंने कि भाई क्यों हम बार बार वही चीज हाथ से प्रिंट करें, ज्यादा टाइम लगता है, क्यों ना मैं मशीन को कुछ ऐसा कर दूं कि वही सेम प्रिंट पहले मैं उस पर छाप दूं। मतलब एक जैसे मान लीजिए एक पैटर्न बना लूं उसमें लोहे का, और उसमें बस कलर को अंदर डालूं, कलर से भिगो दूं और उसको वहां पे ठप मार दिया और पूरा छप जाए, ऐसा इन्होंने सोचा। तो वही है इनकी लूम मशीन। ठीक है, ये एक बुनाई मशीन थी। डिजाइन डालने के लिए जो है छिद्र किए हुए कार्डों का इन्होंने उपयोग किया, जिनको पंच कार्ड कहा गया। ठीक है, इन्हीं के ज्ञान से आगे चल के चार्ल्स बेबेज जी को ज्ञान आया। ठीक, अब क्या था, डिजाइन का जो इनपुट था उन कार्डों पे, तो कार्डों पे ये एक तरह से आप कह सकते हो ना कि निर्देश दिया गया, क्योंकि खुद से तो कर नहीं रहे थे, वो मशीन के बस बटन दबाते थे और फट 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 काम हो जा रहा था। तो मतलब इन्होंने मशीन को निर्देश दे दिया एक तरह से। तो यही है, तो यहीं से प्रोग्रामिंग की दिमाग में उपज हुई। और ये प्रोग्रामिंग कौन करी? अगस्टा एडा जी, जो कि प्रथम प्रोग्रामर कहलाती है, और बेबेज के कंप्यूटर पे इन्होंने प्रोग्रामिंग करी है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हरमन हेलोरिथ की टेबुलर मशीन। एक बार शकल देख लेते हैं जल्दी से, कहां है टेबुलर मशीन? ये रही टेबुलर मशीन, कुछ इस तरह की शकल है, आप देख लीजिए। ये क्या था, एक्चुअली में जनगणना चल रही थी यूएसए में 1880 के आसपास की बात है। अब ये जितनी कहानियां हैं आप बड़े आराम से याद रखना, बहुत काम आएंगी। थ्योरेटिकल आपको क्या है, 1880, तो ये एक दशक आपको याद होना चाहिए 1880 के आसपास, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन है, छोटी मोटी चीजें हैं नहीं ये। और जब रिवॉल्यूशन है तो आपको इनका ईयर भी याद होना चाहिए। ना 1880 में जनगणना चल रही थी। अब जनगणना चल रही थी तो इनको काम दे दिया गया। पहले जनगणना होती थी 8 साल 10 साल 20 साल में जाके एक बार कंप्लीट होती थी, और इन्होंने 3 साल के अंदर जनगणना करके दिखा दिया। तो जो हुआ कि यार इनने कुछ कर लिया,
तो इन्होंने बहुत कम समय में लगभग 3 वर्षों में मशीन की सहायता से कार्य को संपन्न कराया। तो इनको कहा गया भाई वो मशीन क्या है जो जिसे तुमने 3 साल में करा लिया। तो ये मशीन थी टेबुलर मशीन। ठीक है, इन्होंने पंच कार्ड का ही उपयोग किया, वही वाले। ठीक, याद रखें आप जैकार्ड जी को, उनका पंच कार्ड बहुत काम की चीज है। इनमें छेद बनाए गए थे, तो छेद जहां पे था उसका मतलब था 1 और छेद जहां पे नहीं था उसका मतलब था 0। ये ऐसे करके इसको प्रोग्राम किया गया था। और यही 1 0 अगर आपको याद हो तो बाइनरी सिस्टम में आज भी यूज होता है, 1 और 0। सोचिए कितनी 1880 की बातें आज भी यूज हो रही हैं। ठीक है, हालांकि अब तो हेक्सा तक पहुंच गए, लेकिन एट द एंड मशीन क्या समझता है 1 और 0। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये 1 0 कहां से आया, ये यहीं से आया। ठीक है, चलिए बाद में इन्होंने कोड बनाए जिनको इन्होंने नाम दिया हेलोरिथ कोड। चूंकि हरमन हेलोरिथ ने बनाया था तो इसका नाम दिया गया हेलोरिथ कोड। ठीक, तो इसमें पंच कार्ड में सूचना को स्टोर करना संभव हो गया। जो पंच कार्ड थे उसमें अब डिवाइस में अब जो है स्टोर कर सकते थे सूचना। बाद में इन्होंने कंपनी बनाई और मशीन बेचने लगे। ये कौन सी मशीन, पंच कार्ड बना के उसमें हेलोरिथ मशीन, उस हेलोरिथ कोड डाल के और हेलोरिथ मशीन को बेचने लगे, जिसका नाम दिया था इन्होंने टेबुलर मशीन। और टेबुलर मशीन को बेचने लगे। बाद में क्या हुआ कि कंपनी ही बेच दी इन्होंने। 1924, ये ईयर बहुत रिवॉल्यूशनरी है, इसको याद रखें। 1924 के दिन एक और कंपनी और इनकी कंपनी दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं जो आज तक फेमस है, IBM। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये पहली वो कंपनी थी जहां हमारी जॉब लगी थी। ठीक है, तो ये IBM बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ये पहली यांत्रिक मशीन थी जो बिजली से चलती थी। ठीक, ये बिजली से चलने वाली पहली मैकेनिकल मशीन थी। पहले मैकेनिकल मशीनें हाथ से चला करती थी, अब बिजली से चलने लगी थी। ठीक है, IBM का नाम जरूर याद रखें। ये हम मिडिल एज की बात कर रहे हैं, डार्क एज खत्म हो चुका है। चलिए अब आ जाते हैं ABC कंप्यूटर। एक्चुअली में ABC कंप्यूटर का मतलब ये है, ये नाम है एंटन्स ऑफ बेरी। ये 2 लोग थे, आई थिंक ये पिता पुत्र थे या गुरु शिष्य थे, 2 में से कोई एक थे, आप देख लेना एक बार। पिता पुत्र या गुरु शिष्य थे ये लोग, और दोनों लोग मिलकर एक कंप्यूटर बनाए थे जिसका नाम रखा था AB इनके नाम पे, और C का मतलब कंप्यूटर। तो इसको फिर ABC कंप्यूटर यूज करने लगे। ठीक है, नाम दे दिए, कुछ इस तरह की होगी। जहां तक क्या हमारे पास ABC की है इमेज, हाँ ये है ABC कंप्यूटर, देख लीजिए आप बड़े अच्छे से। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित है, देख लीजिए बाइनरी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो संग्रह इकाई है इसमें, यानी कि स्टोरेज भी है। अंकगणित ऑपरेशन कर सकती थी, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकती थी, और लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकती थी, मतलब बड़ा छोटा ये सब काम कर सकती थी। इसको आप प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कह सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ABC कंप्यूटर। आगे चलते हैं, अब आ गए मॉडर्न पे भाई। अब के जो कंप्यूटर हैं वो कैसे हैं और कहां से शुरू हुआ, और यहां से 5 पीढ़ियां चलेंगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का मेन विकास जो हुआ यहां हुआ। इसके पहले इलेक्ट्रिकल थे। ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स ABC आया, और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हो गई। तो एक युग कहां से चला, मैकेनिकल कंप्यूटर का। दूसरा युग चला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का। तीसरा युग आया इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनने तो तहलका ही मचा दिया। देखते चलते हैं कैसा तहलका हुआ। क्या हुआ, 1936 में ये थे कोनार्ड ज्यूज, एक पर्सन है कोनार्ड ज्यूज, इन्होंने कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था Z1। ठीक है, इसमें आप नंबर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड का पहली बार उपयोग कब हुआ, किस कंप्यूटर में हुआ और किसने किया, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी कहलाएगी पूरी। ठीक है, तो नंबर इनपुट करने के लिए इन्हें कीबोर्ड का यूज किया और उसमें बाइनरी सिस्टम यूज किया। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच चुके। अब आज आगे चलते हैं। अब ये जो Z1 बन गया, कोनार्ड ज्यूज ने जो बना दिया,
तो अब Z1 में कुछ और चेंज करने थे। अभी क्या था कि इसमें जो स्विच लगी होती थी वो मैकेनिकल स्विच होती थी, उनको उठा के इधर उधर करना पड़ता था। थोड़ा सा हम Z1 की शक्ल देखना चाहेंगे यहाँ पे। कहाँ है Z1? Z1 ये है Z1। इसमें ये स्विच लगी होती थी, इनको ऐसे आगे पकड़ के जो है आगे पीछे किया जाता था। जैसे आज आपने अभी आप MCB स्विच देखते होंगे, उसको पकड़ के उठाना पड़ता है, नीचे दबाना पड़ता है, वैसी स्विच हुआ करती थी, मैकेनिकल स्विच। ठीक है, तो जब ये मैकेनिकल स्विच होती है तो ये टाइम लेती थी। ठीक, तो अब Z1 में क्या किया गया कि जो मैकेनिकल स्विच थी उनको बदल के इलेक्ट्रिकल रिले लगा दिए गए। अब इलेक्ट्रिकल रिले को जो है बाहर से कंट्रोल किया जा सकता था, उससे बन गया Z2। अब Z2 में भी धीरे धीरे सुधार करके Z3 और Z4 4 वर्जन आए थे। तो पहला कंप्यूटर था मॉडर्न युग का, अगर बात करें तो Z1 और Z2, फिर Z3 एंड देन 4 Z4। ठीक है, चलिए। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहली बार कब आए? मॉडर्न युग में पहली बार। पहला कौन सा था? Z1 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, याद रखें। अब आ जाते हैं मार्क 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो प्रोफेसर एनियक थे, इन्हीं के नाम पे बाद में एनियक कंप्यूटर भी बना गए, हम पढ़ेंगे उसको। तो प्रोफेसर एनियक ने IBM कंपनी, जो IBM का नाम हर जगह मिलेगा आपको, IBM शुरू से काम कर रही है इस चीज पे। तो प्रोफेसर एनियक ने जो है IBM कंपनी के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। उसने फिर वही लेडी एडा आ गई, अगस्टा एडा, उनके जो प्रोग्राम थे उन पे काम करने के लिए एक नया कंप्यूटर बनाया गया। इसमें दो 20 डिजिट की संख्याओं को 5 सेकंड में गुणा कर सकता था। 20 डिजिट की दो संख्याएं ले लो आप और उनको गुणा कराओ, ये 5 सेकंड में कर सकता था। अब तो जल्दी हो जाएगा, अब तो मतलब नैनो सेकंड भी नहीं लगेंगे सुपर कंप्यूटर्स में तो, लेकिन पहले के लिए बहुत बड़ी चीज थी। दो बड़ी बड़ी 20 डिजिट संख्याओं को 5 सेकंड में जो गुणा कर देना, ये शुरू किया मार्क 1। ठीक है, अब तक का सबसे तेज था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कहीं अगर एरर आ गई, फॉल्ट आ गया, वो ढूंढ नहीं पाते थे, तो ये फेल हो गया मार्क 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पीढ़ियों को समझते हैं। अब मॉडर्न युग हो चुका, अब ये जो चल रहा है सब मॉडर्न युग ही चल रहा है। तो अब मॉडर्न युग में पीढ़ियां बना दी गई कि सबसे पुराना यानी प्रथम पीढ़ी यानी बेसिक लेवल, और 5वीं पीढ़ी जो अभी तक बनी नहीं है वो सबसे हाईएस्ट लेवल। इन सबको हम समझते हैं। 27 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक पीढ़ी पढ़ने के बाद शायद हम बंद करें, देखते हैं 1 घंटे चलता है कि 1.5 घंटे चलता है कि 85 मिनट चलता है, देखते हैं, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझते हैं। एक्चुअली में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस टाइम पे विकास बहुत तेजी से हुआ। क्या हुआ कि उस टाइम पे जब बहुत सारी प्रोग्रामिंग होने लगी, उस टाइम कोडिंग यूज होती थी। एक कोड यूज होता था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका कुछ तो नाम, एक्चुअली में कुछ तो नाम था, मेरे को नहीं याद आ रहा अभी। एक जापान ने क्या करा था कि अमेरिका के जितने जहाज थे, ठीक है, उनको क्या करा था, जापान ने नहीं, हिटलर ने, इनने क्या करा, जर्मनी ने क्या किया कि कोड एक मशीन बनाई थी, उसमें क्या करते थे कि उसको कोडिंग करके अपना भेजते थे जहाज। तो जब जहाज भेजा करते थे तो चूंकि कोड रहते थे, उनको कोड कर दिया जाता था, तो आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो इनकी इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते थे। ठीक है, तो वो ले नहीं पाते थे तो उनके जहाजों को पकड़ नहीं पाते थे। तो और पर वो लोग पकड़ लेते थे इनके जहाजों को और उड़ा देते थे। तो अमेरिका से एक ट्रिप भेजी गई थी, एक मूवी बनी है उस पर, यू बोट करके, बहुत शानदार मूवी, आप जरूर देखना कभी। यू बोट 572 आई थिंक उसका नाम था, यू बोट 572। उसमें कुछ टीम मेंबर्स के ग्रुप भेजे जाते हैं कि उस मशीन को चुरा के लाओ, और वो भी चुरा के ऐसे लाना कि उनको पता नहीं चले, अगर पता चल जाएगा तो कोड चेंज कर देंगे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर वो चुरा के लाते हैं और फिर उसी का यूज करके वो फिर उनके जहाजों को डुबाने लगते हैं। तो वो कहानी है, कुछ अलग कभी बात करेंगे, अभी मेरे को आधी अधूरी भूल गई वो कहानी, कौन सा देश था क्या था। खैर, तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ये बहुत चल रहा था। हैकिंग शुरुआत वहीं से हुई कि इनके इंटरसेप्ट कर लो मैसेज को और पकड़ लो और ये करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा कहते हैं कि अमेरिका को एक खत मिला था, मैक्सिको का लीक हुआ कि वो जो है सपोर्ट कर रहा था जर्मनी को कि अमेरिका का कुछ हिस्सा मैक्सिको को मिलना था, जर्मनी दिलवाने वाला था, इस वजह से भी मैक्सिको से लड़ाई। तो वो सब कहते हैं ऐसा हुआ था, अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। खैर जो भी है,
इनके 5 अलग अलग चरण में हम इनको बांट दिए हैं और समझते हैं। पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। तो पहली पीढ़ी का जो आकार था बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़े, क्योंकि भारी होते थे भाई, सारे कंपोनेंट अलग अलग चल रहे थे। ये आकार घटना शुरू हुआ जब से बना ट्रांजिस्टर, वो आगे हम चलेंगे। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। आप इसको जरूर देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने पुरानी टीवी ओपन करी है कभी। एक तो ये आप एनियाक देख लीजिए पहले, ठीक है, इसको देख लीजिए एनियाक को, और यहां मैं बंद करता हूं इसको, और ये शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। ये है हमारे पास एक पुराने जमाने की टीवी है, उस टीवी में ये पीछे लगे हुए थे, ठीक है, ये वॉल्व, ये मैंने देखे हुए हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, अपनी आंखों से। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व यूज हुआ करते थे। तो ये क्या करते थे, थोड़ा सा गर्म भी होते थे, और दूसरी चीज क्या है, उतने रिलायबल भी नहीं होते हैं, और तीसरी चीज है उतने फास्ट भी नहीं होते, ठीक। मतलब पर शुरुआत तो इन्हीं से हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं शुरुआत होती तो आगे चलता ही नहीं। तो इस पीढ़ी का जो प्रथम कंप्यूटर बना वो बना एनियाक, जिसकी शक्ल हमने दिखाई थी, बहुत बड़ा सा था। अब चूंकि प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है एनियाक, इस मार्क 1 किसने बनाया, देखिए मार्क 1 प्रोफेसर एनियाक ने आईबीएम के साथ मिलकर बनाया। ये एनियाक इन्हीं के नाम पे एनियाक है, ठीक है। और इसका नाम है एक्चुअली में एनियाक का जो बनाया गया बाद में ट्रांसफॉर्म इसका उसको एक्सपेंड करके इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये नाम बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, कुछ भी पूछा जा सकता है इस नाम से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीढ़ी का ये प्रथम कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी चली 1949 से लेके 1956 तक, लगभग 8 साल, है ना, लगभग 8 साल चली, 49 से 56 तक प्रथम पीढ़ी रही। इसमें एसी की जरूरत पड़ती थी। एसी की जरूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि भाई बहुत गर्म होता था, तो उसको ठंडा करती थी। और यहाँ मेमोरी के रूप में क्या यूज होता था, मैग्नेटिक ड्रम, हम आपको दिखाएंगे। ये है मैग्नेटिक ड्रम, ये भी आपने देखा होगा टीवियों में, पुरानी टीवियों, मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के रूप में यूज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज, इलेक्ट्रॉनिक और वॉल्व और ये जो वैक्यूम ट्यूब है जो हमने दिखाया, ये वाला थोड़ी देर बाद अगली पीढ़ी से बदल जाएगा ट्रांजिस्टर में, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक। एनियाक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम पीढ़ी का पहला था एनियाक, जो है 1946 में जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मुचली ने बनाया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकर्ट एंड मुचली, ठीक है। ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दोनों काम करते थे, और इन्होंने क्या करता कि ये जो बनाया, इसको पानी से ठंडा करना पड़ता था, क्योंकि गर्म बहुत होता था तो पानी डालना पड़ता था, और इसमें कोई मेमोरी सिस्टम नहीं था। मैग्नेटिक ड्रम लगाए गए थे लेकिन कोई वैसा सिस्टम नहीं था, ठीक। अब इसमें 5000 जोड़ और 350 गुणा एक साथ कर सकते थे। देखिए कहां तक पहुंच चुके हैं, 5000 संख्याओं को आप जोड़ सकते हो, और 5000 संख्याओं को नहीं, 5000 जोड़, यानी कितनी भी संख्या है, 10,000 मान लीजिए, उनको आपस में जोड़ना, ठीक, और 350 गुणा एक साथ कर सकता था, ठीक। अब इसकी साइज देखते हुए चौंकिएगा मत, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, 10,000 कैपेसिटर लगे थे, और 60,000 स्विच लगे थे, ठीक। 2 कार गैराज जितनी जगह लेते हैं उतनी जगह लिया था इसने। 150 किलोवाट बिजली लगती थी एक टाइम पे, और 27 टन इसका वजन था। 1 टन होता है 1000 किलो का, 27,000 किलो का था ये। और आज का लैपटॉप से आप कंपेयर करो, 1.5 से 2 किलो के आने लगे हैं, ठीक है। ये थी कहानी एनियाक की। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे एडसेक आया, इलेक्ट्रॉनिक, इनके सबके फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये वाइक्स ने बनाया 1949 में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवेक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1950 में बना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया। एलईओ, लियोन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, रट लो, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। व्यावसायिक का मतलब यह है कि मार्केट में आने लगा। अब अभी तक तो ऐसे यूज होता था, अब मार्केट में आने लगा। तो लियो पहला था जो मार्केट पे आया 1951 में। एमवी वाइक्स ने बनाया, एक वही वाइक्स है ये, ठीक है, एडसेक वाली, एडसेक, एडवैक एंड लियो, ठीक। यूनिवैक 1 इस पीढ़ी में बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल अकाउंटिंग
कंपनी। ये एकर्ट और एनियाक बनाने वालों ने ही यूनिवैक 1 बनाया, उसी का एडवांस फॉर्म एकर्ट और मुचली। फिर आता है अपना फेवरेट IBM 701 और IBM 650। ठीक है, ये 1953 में बने, 54 में IBM द्वारा बनाए गए। और ये जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला है पहला मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जिसे वृहद स्तर पे बनाया गया। IBM 650 बहुत बिका। ये जो है पहला मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है जिसको बहुत ज्यादा बनाया, क्योंकि बिका ही इतना ज्यादा कि डिमांड इतनी बढ़ गई कि उनको बहुत सारे बनाने पड़े। ठीक, ये तो रही पहले। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं IBM 701, IBM 650 ये जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। एनियाक, यूनिवैक किस पीढ़ी के हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब आ जाते हैं जल्दी से द्वितीय पीढ़ी में, 1956 से लेके 1965। अब जो है 1948 में पहुंचे। जॉन बार्डन, वॉटर एच ब्रैटन और विलियम शॉकले, इन 3 लोगों ने मिलकर बनाया था ट्रांजिस्टर, और ये यहां से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। असल में कहां है ये ट्रांजिस्टर, ये कहलाता है ट्रांजिस्टर। 3 टाइप के होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं, NPN, PNP टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, और N में होता है ये निगेटिव वाले रहते हैं, P में पॉजिटिव इसमें रहते हैं, इसमें चार्ज रहता है, इसमें होल रहते हैं। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम अभी। ये होता है एमिटर, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। ठीक है, अभी इतना ज्यादा नहीं जाते। बस आप अगर आपने अपना रेडियो खोला होगा या टीवी कभी खोली होगी, हम तो बचपन में बहुत किया करते थे, बहुत बिगाड़े हैं टीवियों को और रेडियो को। तो एक अजीब सा नशा होता था इनको खोल के बनाने में, पहले बिगाड़ना और फिर बनाना। तो ये था, ये कहलाता है रजिस्टर, ये कहलाता है कैपेसिटर। ये भी आपने देखा होगा पंखों में, आपने जो कैपेसिटर देखे होंगे यही होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, चार्ज स्टोर। ये भी आपने फिजिक्स तो जरूर पढ़ी होगी। रजिस्टर कुछ इस तरह, सॉरी ये थे ट्रांजिस्टर, ये थे कैपेसिटर और ये था रजिस्टर। इसमें अलग अलग कलर कोडिंग होती है, सबको पता होगा आई थिंक। इसके जो हमारा होता है इसमें रेजिस्टेंस, उसके लिए कोडिंग होती है। और ये होती है सिलिकॉन चिप। देखिए 2 तरह के सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ मेनली होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम को उतना ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि 0.3 वोल्ट का रहता है उसका, 0.7 का सिलिकॉन का रहता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का चिप यूज होती है अपने यहाँ। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके बाद जो द्वितीय पीढ़ी जो है अस्तित्व में आई। ठीक, ये छोटी थी। अब देखो ट्रांजिस्टर यूज हो गया तो जितने बड़ी बड़ी वॉल्व थे, अब 18,000 वॉल्व की जगह 1-2 ट्रांजिस्टर से काम हो जाता। तो छोटा, विश्वसनीय, कम बिजली लेने लगा, कम ऊष्मा देने लगे क्योंकि गर्म बहुत होते थे। ये नहीं होते, तेज हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया, उच्च स्तरीय भाषाएं यूज होने लगी। अब थोड़ा भाषाओं के बारे में हम अभी बात कर ले। 3 तरह की भाषाएं होती हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और लोअर स्तरीय। ठीक है, लोअर का भाषा का मतलब है कि जो कंप्यूटर समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और मशीन क्या समझती है, वही पुरानी 101010। ठीक है, तो कोई भी कोड अगर मैंने यहां पे टाइप किया, मान लीजिए मैं तो ए लिख रहा हूं, मान लीजिए ए मैंने अगर टाइप किया तो ए जो है ए की एक वैल्यू होती है जो कि अस्थायी वैल्यू होती है, वो ट्रांसफॉर्म होके फाइनली वो 10 के फॉर्म में जाती है। तब कंप्यूटर समझता है हाँ ये इसने ए लिखा। कंप्यूटर तो 10 ही समझता है, लेकिन उसमें कोडिंग करना बहुत कठिन काम है। लेडी अगस्टा ने 10 में कोडिंग करी, कितना कठिन काम रहा होगा। 1010 पे कोडिंग करी उन्होंने। ठीक है, अब तो नाम पे कोडिंग होती है, हेलो हाय ये सब, सम डिलीट, खैर। तो मशीन लैंग्वेज 10 वाली। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हम माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे, वो होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। और असेंबलर यूज होता है, फिर उसको मशीन कोड में कंप्लीट करता है, उसको बनाता है। और उसके ऊपर जो होती है, जो इंसान की भाषा जैसी होती है, वो होती है उच्च स्तरीय भाषा जो हम समझते हैं। ठीक, उच्च स्तरीय भाषा अपन जैसे हेलो, डिलीट, ये शब्द लिख दिया जाता है, मतलब डिलीट कंप्यूटर नहीं समझता, डिलीट को बनाया जाएगा मशीन में। ऐसी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर की और माइक्रो कंट्रोलर की, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की जो प्रोग्रामिंग होती है, फिर वो भी मशीन लैंग्वेज में असेंबलर के द्वारा कम बनती है। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी याद रखें कि यहाँ पे बेसिक, फोर्ट्रॉन एंड एल्गोल, ये सारी, ये बेसिक हो गया, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो गया, ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो गई, ये सब जो है उच्च स्तरीय भाषाएं द्वितीय पीढ़ी से शुरू हो गई थी। ठीक है,
और मशीन लैंग्वेज तो प्रथम सबसे शुरू से शुरू है। ठीक है, संग्रहण जो है इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मेमोरी टेप और डिस्क का यूज होने लगा था। ठीक है, ये वो वक्त आ गया था जहां मेमोरी टेप यूज होने लगे थे, डिस्क यूज होने लगे थे। ठीक है, नाम याद रखें, IBM 1620, IBM 1401, यूनिवैक 1108, CDC 1604, CDC ये रट लो। इनमें कोई भी देके आपसे पूछ सकता है किस पीढ़ी का था। ये जो सेकंड पीढ़ी महंगी हुई क्योंकि ट्रांजिस्टर शुरुआत हो रही थी तो बहुत महंगे थे। ठीक है, महंगी हुई, उत्पादन कठिन रहा, उसके बाद बार बार मरम्मत, क्योंकि पहली बार कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हुई। ठीक, एक पीढ़ी और कर लें क्या? 5 कर लेते हैं इसी वीडियो में। तृतीय पीढ़ी पे आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का आविष्कार शुरू हो गया। अब क्या हुआ, छोटी छोटी चीजें और बननी शुरू हो गई और बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो छोटे छोटे सिलिकॉन चिप में आने लगे। ये सिलिकॉन चिप दिख रहा है, जो सर्किट है ये एक छोटा सा चिप नहीं है, इसके अंदर बहुत, जैसे आप मेमोरी कार्ड रखते हो वो भी एक सिलिकॉन की चिप होती है। ठीक है, इसके अंदर आईसी भी होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, इसके अंदर इतने सर्किट होते हैं, आप अभी कभी खोलोगे ना इनको तो तंग रह जाओगे, क्या है ये सारे सर्किट बने हुए हैं, ये सब सर्किट है ये। ठीक है ना, इनमें समझ में नहीं आता, ये सब मशीन से समझ में आते हैं। ठीक है, तो बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो छोटे छोटे सिलिकॉन चिप में जोड़ दिया जाता है। इसको एक चीज और याद रखें, इसको पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, जहां पे सारी चीजें कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे ICL 2903, CDC 1700, PDP 11/45, याद रखना। और गणना के समय जो है अब माइक्रो से नैनो में आ गया। द्वितीय पीढ़ी में जो गणना का समय था माइक्रो था। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁻6, तो माइक्रो सेकंड बोलेंगे उसका मतलब होगा 10⁻⁻6 सेकंड। आई थिंक ये वैल्यू आप समझते हो। और नैनो होता है आई थिंक 10⁻⁻9 होता है, 10⁻10 तो एंगस्ट्रॉम हो जाता है। हाँ, नैनो आई थिंक 10⁻9 होता है, एक बार आप देख लेना। तो माइक्रो से नैनो सेकंड पे आ गए, लगभग 1000 गुने का अंतर आ गया टाइम पे। बहुत कम उष्मा लेने लगा ये, इसको ले जाना आसान हो गया, छोटा हो गया, समानुदेशी हो गया। ठीक है, इसका व्यावसायिक उत्पादन होने लगा, आसान और सस्ता था। ठीक, इसमें आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी ये आपने जरूर देखी होंगी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, खुद ही में अपने आप में पूरा का पूरा सिस्टम होते हैं। एक बार खराब हो जाते हैं तो बनते नहीं है, क्योंकि इतने जटिल होते हैं ये कि इनको बनाना मतलब आम बात नहीं है। ठीक, 1958 में जैक किल्बी ने करी थी, जैक किल्बी, नाम याद रखना, जैक किल्बी। ठीक है, तो जो मेमोरी है वो डिस्क और टेप के फॉर्म में थी। ठीक, यहां से मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया। तो याद रखना, तीसरी पीढ़ी वो पीढ़ी थी जहां से मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग शुरू हुई। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि एक कंप्यूटर पर एक साथ अनेक प्रोग्राम, मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ काम करते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग, एक प्रोग्राम को कई प्रोसेसर चला सकते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम मान लीजिए बहुत बड़ा है। ठीक, अब एक प्रोसेसर अगर काम करेगा तो धीरे धीरे सिक्वेंशियल वे में तो काम करते हैं, धीरे धीरे करते करते 1 घंटे लगा देगा। तो मैं क्या करूं कि उस प्रोग्राम को तोड़ दूं 100 पार्ट में और 100 प्रोसेसर लगा दूं काम करने, कितना जल्दी काम होगा। यही करता सुपर कंप्यूटर, उसमें लगभग 10,000 माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब यही है, एक प्रोसेस को तोड़ दो और उसको अलग अलग प्रोसेसर में दे दो और जल्दी काम हो जाएगा। और रिजल्ट जो है पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, रिजल्ट एकदम पैरेलल चलेगा, साथ में रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग ये थर्ड पीढ़ी से शुरू हुआ। ये मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग आगे भी आएगा जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, PL1, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं यूज हुई थी इस टाइप पे। ठीक, चौथी पीढ़ी पे आ जाते हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं। ये लैपटॉप जो मेरे सामने रखा है जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और वो मोबाइल, अब तो मोबाइल यूज हो रहा है, लेकिन जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन कंप्यूटर की जगह मोबाइल नहीं ले सकता, कुछ भी कर ले। ठीक, अभी तक तो फिलहाल नहीं ले पाया, कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, कुछ जगह पे नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो है सबसे ज्यादा उपयोग हुआ।
क्यों? क्योंकि कमर्शलाइज हो गया, अब ये लोगों को आसानी से अवेलेबल होने लगा। अब लोगों को आसानी से अवेलेबल होगा तो 7 बिलियन लोग हैं, यूज तो होगा ही, ज्यादा यूज होगा। सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिपथ को लगा दिया गया, इसको फिर बोला गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बहुत वृहद रूप में इंटीग्रेशन। एक चिप जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, एक चिप पे इतने सारे कंपोनेंट लगा दिए गए कि सारा काम वहीं से होने लगा, और इसको नाम दिया गया इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जरा ध्यान दें इधर, VLSI टेक्निक है ये, ठीक, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ऐसा होता है, ये एक चिप होती है, इसके अंदर सारा सर्किट है, इतनी सी चिप में, जापान की वही दिख रही है हडसन की, इतनी सी चिप में पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ये है। अब चूंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है, इसलिए मॉडर्न जमाने के जो कंप्यूटर हैं, जो पीसी आप जिनको कहते हो, इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, और इनमें VLSI चिप यूज होने लगी। पहले थी IC, अब VLSI आ गए। ठीक, संग्रहण जो मेमोरी है वो हार्ड डिस्क में होने लगी, जैसे आज भी होती है 1 टेराबाइट की, अब नॉर्मली हार्ड डिस्क हर मोबाइल, हर लैपटॉप पे मिलने लगी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मुख्य मेमोरी की तरह रैम, जिसको हम बोलते हैं आगे रैम रोम, हम सब पढ़ेंगे आगे चल के। बिजली की खपत कम होने लगी, उष्मा कम लगने लगी, कार्य सरल और कम खर्चीला होने लगा। 1975 से 90 की कहानी है। चतुर्थ पीढ़ी अभी ये चली रही है, लेकिन 75 से 90 में इसका मेन काम हुआ, अभी भी उसी का यूज चल रहा है। 5वीं तो भी बनी नहीं सही तरीके से, हालांकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं 4वीं और 5वीं के बीच का, क्योंकि 5वीं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। ठीक है, ये विकास का क्रम है 75 से 90, इस टाइम पे इनका विकास हुआ। 90 के बाद से विकास चेंज उतना नहीं हुआ, 90 से 5वीं पीढ़ी पे लग गए हैं लोग। ये अभी बना नहीं है, लेकिन फोर्स से बहुत अच्छे पार्ट अब आ चुके हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। हम बात कर रहे थे पूरे एक प्रोसेस को तोड़ दो और अलग अलग प्रोसेसर लगा दो और रिजल्ट एक साथ ले लो, ये है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, जापान के वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई जिसको नाम दिया उन्होंने KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पे वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं, 1990 से अब तक अभी चली जा रहा है। इनका कहना है कि 10 अरब इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये काम करेगा। देखिए, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है MIPS में होती है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, याद रखना। ठीक है, और ये जो होती है 10 अरब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ये लोग, और ये जो है न्यूरल नेटवर्क पे काम करेगा, मौसम की भविष्यवाणी क्या वगैरह में। तो अभी जो चल रहे हैं 4वीं और 5वीं के बीच की, 5वीं अभी बन नहीं पाया, 5वीं एक तरह से रोबोटिक हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आ जाएगी तो वो कंप्यूटर खुद ही अपना काम खुद से करने, जैसे रोबोट मूवी आपने देखी होगी, सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, वो है 5वीं पीढ़ी। अभी तक तो नहीं आ पाया है। ठीक है, अभी की न्यूज है कुछ दिन पहले कि जापान ने नहीं, सऊदी अरेबिया ने पहली रोबोट को नागरिकता प्रदान कर दी है। पहला देश बन गया वो रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला। ठीक है, और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आप वीडियो देखना, यूट्यूब पे एक वीडियो आया था, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतना शानदार जवाब वो दे रहे थे जैसे इंसान जवाब देते हैं। ठीक है, और बहुत तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंच रहा है, 5वीं पीढ़ी लगभग डेवलप हो गई है। ठीक, ये है 5 पीढ़ियां। मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमको फेसबुक पे कमेंट करके जरूर बताएं आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो हमको और इंकरेजमेंट मिलेगी, और अच्छे से पढ़ाएंगे। नहीं लगता है तो भी पढ़ाना तो है, सिलेबस तो कंप्लीट कराना है। चलिए, ये जो कंप्यूटर आगे का पार्ट है अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।